हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने यौगिकों में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो इसमें से आप अगर जानते होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe। जो Fe होता है ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास रखता है, क्या +2 और +3 का। और यही हमसे पूछ भी रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा कंपाउंड है, कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि द मोलैरिटी ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सोल्यूशन इज। 1 लीटर घोल में 18 ग्राम H2SO4 का मोलैरिटी क्या होगा। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है तो आप वहां से इसको कैलकुलेट करिए, फिर करेक्ट आंसर मार्क करिए। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन पहले गलत दे दिया है। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। देखो मोलैरिटी निकालना होता है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है मतलब किसी का भी नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि मास गिवन अपॉन टोटल मास। तो मास इसमें कितना गिवन है H2SO4 का 18 ग्राम, और जो है कि इसका टोटल एक्चुअल मास कितना होता है 98। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा, और इसको कट करने पे कितना आ जाएगा 0.184, और 1 लीटर सोल्यूशन है। तो अगर हम लोग इसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया 0. कितना 1 8 और 4, और अपॉन में क्या 1 लीटर। इसको हम कट करेंगे तो वही वाली वैल्यू आ जाएगी। इसलिए एक्चुअली में इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए था 0.184, बट वो कहीं भी किसी ऑप्शन में है नहीं। तो फिर भी हमें करेक्ट आंसर से मतलब था, और यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 मोल बता रहा है, जबकि ये जो है कि क्या है गलत है। ओके क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है कि विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद Na2CO3। Na2CO3 और डाइल्यूट HCl की क्रिया से कौन सा गैस निकलता है ये हमें बताना है। आप रिएक्शन करवाइए और बताइए कि वहां से कौन सा गैस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2। देखो एक चीज तो आप ऐसे समझ लो कि अगर Na2CO3 है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर CO2 गैस ही बाहर निकल रहा होगा, या फिर ये तो एक ऐसा हो गया कि हम ऐसे बता सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको फॉर्मूला कंप्लीटली समझना है तो यहाँ से देखो Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा NaCl, और प्लस H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, और प्लस यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी तो CO2। तो इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत अम्ल है, HCl HF CH3COOH या फिर H2CO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहले आप बताइए। देखो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है वो HCl होता है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो CH3COOH ये वीक एसिड है, HF भी मतलब वीक एसिड ही होता है, और H2SO4 H2CO3 भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जो है कि ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है कि HCl इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, ठीक है, मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। HF CH3COOH एंड H2CO3 आर वीक एसिड्स। बाकी के तीनों जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। निम्नलिखित में से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज, ग्लूकोज, सेलुलोज या फिर स्टार्च। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप समझिए। देखो कैसे ऐसा होता है, ग्लूकोज कंटेन्स अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप व्हिच कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन मेकिंग अ रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ से आप एक चीज समझ लीजिए, और या फिर आप इसको याद रख सकते हैं कि इसमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो कौन होता है सर, ग्लूकोज होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन BF3 मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप पहले निकालिए और फिर बताइए। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp2। BF3 का जो कि बहुत ही फेमस भी है, आ जाइए यहाँ से समझ लीजिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आप फिगर बना सकते हैं। BF3 है 3 सिग्मा बॉन्ड्स। BF3 अगर आप बनाते हैं तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। बोरान से जो है कि तीनों फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। नो लोन पेयर ऑन बोरान, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका जो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। किसी तत्व की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो आवश्यक होती है। कहने का मतलब है कि आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, एक्चुअली आपसे तो यही पूछ रहा है। तो इस चारों ऑप्शन को आप पढ़िए, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है किसी भी एलिमेंट का, वो एनर्जी होती है जो उसके मतलब उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, बाहर निकाल सके उसके न्यूट्रल एटम से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यही होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन
ionization enthalpy. तो first ionization enthalpy is the energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of neutral atoms in gaseous state. In gaseous state ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है, इसमें से कौन है जो एम्फोटेरिक नेचर का है, ये आपको बताना है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3। Al2O3 जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज जरा यहाँ समझिए। देखो Al2O3 रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, हेंस इट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो कंपाउंड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें, उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो Al2O3 जो है आपका, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड और बेस के साथ, तो ये एम्फोटेरिक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये आपको बता देना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Sc, स्कैंडियम। ये जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। यहां से समझिए जरा, देखो स्कैंडियम Sc हैज partially filled d orbital and belong to the transition elements, right। तो ये d orbital का पहले तो ये एलिमेंट है और इसीलिए इसको हम लोग जो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अपना 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड। किसी ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्लिमेशन। ठोस से सीधे गैस बदलने की प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये क्या होता है देख लीजिए यहाँ से। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर जैव अपघटनीय है। तो ये आपको बताना है। यहाँ से आप पहले करेक्ट आंसर मार्क करिए। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक जो एसिड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव अपघटनीय पॉलीमर भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखो पॉलीलैक्टिक एसिड PLA इज मेड फ्रॉम natural sources like corn starch and can be degraded by microbes. Other plastics are non biodegradable। देखो ये जो आपका जो है कि प्लास्टिक होता है, ये जो पॉलीलैक्टिक एसिड से बना होता है, ये कॉर्न से मिलके बना होता है, ठीक है। कॉर्न हो गया, स्टार्च हो गया, इन सब चीजों से बनता है, तो ये बाद में डिग्रेड भी हो जाता है। यही हमसे पूछ भी रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। देखो कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ CH3 CH2Br विथ एक्वस KOH। अगर हम लोग इसका रिएक्शन CH3 CH2Br का KOH के साथ अगर हम करा दें तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या यहाँ पर मिलेगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सी बात है। वहां पर क्या बन जाएगा, एथेनॉल। देखो क्या होगा, यहाँ पर Br जो है उसको OH जो है कि उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा और यहाँ से KBr क्या हो जाएगा, KBr यहाँ से जो है कि बाहर निकल जाएगा। आइए इसको जो है एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अब देखो यहाँ से देख लो जरा, तो CH3 CH2Br रिएक्ट विद एक्वस KOH विया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 टू फॉर्म एथेनॉल। यहाँ पर SN2 जो है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि सेकंड टाइप का जो है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा है कि which of the following gases is responsible for the green house effect। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2। जो CO2 गैस होता है यही ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl द प्रोडक्ट आर, क्या कहते हैं, द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्ट में क्या उत्पाद बनता है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फिर ऑप्शन देखिए फिर बताइए। ओके, सो इसका जो देखो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na&Cl2। ऑब्वियस सी बात है कि जो NaCl है इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा दें इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो इसके अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ से Na बाहर निकल जाएगा और प्लस यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से तो जरा देखो, मोल्टेन NaCl प्रोड्यूसेस Na एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पर कौन मिलेगा, Cl2 मिलेगा, और सॉरी Na मिलेगा, मतलब कैथोड पे मिलेगा Na और Cl2 मिलेगा कहाँ पर सर, एनोड पर। ये ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली। H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये आपको बताना है। अगेन ये भी जो है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 104 डिग्री, 104.5 डिग्री जो है कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल होता है। जरा इस चीज को आप समझ लीजिए। देखो H2O का जो पहले स्ट्रक्चर होता है वो तो कुछ इस तरीके का होता है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है यही बनता है कितने का, 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो यहाँ पर देखो H2O हैज बेंट जियोमेट्री ड्यू टू 2 लोन पेयर्स। चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2 लोन पेयर होता
होता है, ठीक है, इसके वजह से इसका जो है कि ज्योमेट्री कुछ इस तरीके का बनता है। और ऑन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन 109.5 डिग्री। एक्चुअली इसका जो एंगल होना चाहिए था वो होना चाहिए 109.5 डिग्री, बट थोड़ा इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है इसके वजह से इसका बॉन्ड एंगल 104 जो है कि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से बताइए। ओके, सो ये तो आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसके लिए, कि यही जो है कि आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर जो अटैक करने वाला आपका जो है कि एलिमेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक हो, मतलब उसको न्यूक्लियस लविंग होना चाहिए वो। जरा इस चीज को आप यहां से समझिए, मैं आपको यहां से समझा दे रहा हूं। देखो, हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेस क्लोराइड आयन इन CH3Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा हो ये, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर देखिए, फर्स्ट वाले में ही आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। निम्नलिखित में से कौन मजबूत इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण है, ये आपको यहां से बताना है। बताइए पहले। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर बी HCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जब जैसे ही उनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें वो तुरंत अपने आयनों में टूट जाएं, दे ब्रेक्स इनटू देयर आयंस, उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जरा यहां से समझिए तो जरा देखो, HCl कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। HCl को जैसे हम पानी में डालेंगे तुरंत जो है कि टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड बेस पार्शियली आयोनाइजेस, तो जो वीक एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वही एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन खुद से निकालिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या sp2। C2H4 में जो होगा ये जो है कि आपका जो, देखिए अगर आप स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं C2H4 का, तो देखिए यहाँ पर जो है कि कुछ इस तरीके का जो है कि ये स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यही हमारा C2H4। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि कैसा कार्बन कार्बन के बीच में जो है कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो C2H4 है डबल बॉन्ड, C2H4 में डबल बॉन्ड होगा, ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, मतलब ये वाला भी कार्बन के पास 3 सिग्मा, इसके पास भी 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा है मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समस्थानिकता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ये आपको यहाँ से बताना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो करेगा जिसके पास जो है कि क्या होगा, अनसैचुरेटेड जो है कि कार्बन होगा। तो इसमें ऑप्शन एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये है आपका जो है कि करेक्ट आंसर, इसका जो है कि यहाँ पर देख लीजिए। तो एल्केन विथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन कैन शो सिस या फिर ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पर समझिएगा, देखो कौन शो कर सकता है सिस या फिर ट्रांस आइसोमेरिज्म, एल्कीन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एल्कीन विथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब कि दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और जो है कि बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, वही जो है कि आपका जो है कि आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं सिस या फिर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ये रिएक्शन जो है, मतलब ये रिएक्शन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है या फिर अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिडॉक्स है, सब्लिमेशन है, एडिशन या एलिमिनेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। तो इस रिएक्शन में यही हो रहा है। यहाँ पर देख लो, जैसे देखो H2 जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, 0 इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट था, उसके बाद से +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, और O2 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है कि -2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है सर, रिडॉक्स। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। लेकिन में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, ये आपको बताना है। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, सभी लोगों को पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ऐसा क्यों होता है ये जरा यहाँ से आप समझ लीजिए। देखिए बेंजीन हैज कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन हैज कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट फॉलोज हकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसलिए ये जो है एरोमेटिक है। देखो जो भी हकेल रूल को फॉलो करता है वो जो है कि एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। चूंकि बेंजीन के पास जो है कि कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और जो हकेल रूल को फॉलो भी करता है, इसलिए एरोमेटिक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो ये आप यहाँ से बताइए पहले। देखो ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, C6H12O6। ये जो है कि हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही करेक्ट है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, ये आपको बताना है यहाँ से। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो KMnO
KMnO4 जो होता है ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा KMnO4। यहाँ से आप जरा समझ लीजिए इसको, देखो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेस, मतलब क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है आसानी से। और चूंकि क्या होता है, देखो KMnO4 आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है कि क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और जिसको किसी और को जो है कि आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। राइट, समझ में आ रही बात? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है क्या, KMnO4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl में कैसे, किस टाइप का बॉन्ड होता है? आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कि बॉन्ड होता है, तो यहाँ कोवेलेंट होता है, नहीं कोवेलेंट नहीं होता, आयनिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक बॉन्ड होता है। जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है तो वहां पर जो है कि आयनिक बॉन्ड बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यही चीज यहाँ पर भी लिखा है, NaCl इज फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na to Cl, सो ये जो है कि क्या है, आयनिक बॉन्ड है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। राइट, चलो भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं अपना क्या 25 क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टार्टोमेरिज्म, देखिए में से कौन सा यौगिक टार्टोमेरिज्म दिखा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेनॉन। जो प्रोपेनॉन है ये आपको टार्टोमेरिज्म शो कर सकता है। टार्टोमेरिज्म क्या होता है, कैसे शो करेगा, कौन शो करेगा, वो देख लो यहाँ पर। देखो CH3CO CH3 कीटोन कैन एग्जिस्ट इन कीटो इनॉल टार्टोमेरिक फॉर्म, तो इसलिए जो है कि ये आसानी से जो है कि टार्टोमेरिज्म शो कर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अपना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप सभी लोगों को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कि होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यही है, बिल्कुल यही एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी भी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है इस चीज को जरा देख लो। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट देयर नेचर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर, वही उसकी कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज वन सच प्रॉपर्टी कोलिगेटिव, तो यही बॉइलिंग। अब बाकी कौन कौन से होते हैं ये आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स एस्टरिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एस्टरिफिकेशन को दर्शाती है। यहाँ पर कौन है जो एस्टर बना रहा है ये आपको बताना है। इसमें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एस्टर बन भी रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रख लेना कि जब कभी भी जो है कि आपका CH3COOH और CH3OH का रिएक्शन आपस में होता है तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, प्लस वहां से वाटर जो है कि बाहर निकलता है। इस चीज को जरा मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। राइट, तो देखो ये ध्यान रखना कि एस्टर जो बनता है वो बनता किससे किससे है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होता है तो वहां पर जो है कि एस्टर बनता है, प्लस वहां से वाटर क्या होता है सर, बाहर निकलता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं अपना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, इनमें से कौन है जो एक लुईस एसिड है, ये आपको बताना। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BF3। BF3 जो है वो एक जो है कि लुईस एसिड है। कैसे है जरा यहाँ से आपको जो है कि मैं बता देता हूँ। देखो BF3 हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लुईस एसिड वही होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है कि वो आसानी, उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन वो आसानी से जो है कि क्या कर सके, जो है कि ग्रहण कर सके। राइट, तो जो BF3 है हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है ये आप बता। देखो बोरान का जो है कि कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, तो ये इसका 5 हो गया, तो 2,3, ये 3 लोगों से तो बॉन्ड बनाएगा और इसके पास 2 जो है कि खाली बचे रहेंगे, तो ये आसानी से जो है कि एक्सेप्ट करेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए लुईस एसिड कहलाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वेट ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एमीन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राइमरी एमीन है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथाइलामीन। मेथाइलामीन जो है ये एक प्राइमरी एमीन का जो है कि एग्जांपल है। प्राइमरी एमीन किसको कहेंगे ये देखिए यहाँ से। देखो प्राइमरी एमीन हैज वन एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। प्राइमरी एमीन उसको कहेंगे जहां पर नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जो है कि जुड़ा हुआ हो, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप में, मतलब एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर ए, मेथाइलामीन। और प्राइमरी एमीन की भी बात कर रहा है, मतलब एक जो है कि सिर्फ एक ही जुड़ा होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप। नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप। तो ये तो हुए नहीं, ये तो ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी हो गया। तो प्राइमरी जो है कि आपका एमीन जो है कि वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक ऑक्साइड का उदाहरण है, ये आपको बताना। ओके, सो बेसिक ऑक्साइड का जो इसमें से एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए है, Na2O। Na2O जो होता है एक बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। कैसे, और ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ जाता है। देखो Na2O रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म NaOH बेसिक ऑक्साइड। तो Na2O जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जिसके और वो बना देता है क्या, NaOH, इसीलिए इसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ये एक ऐसा बेस है जो ऑक्साइड है। चलो क्वेश्चन नंबर
देखते हैं यहाँ पर देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसमें से कौन है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को जो है कि प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए तो न्यूक्लियर फिजन ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ये करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। बट आप जरा समझ लीजिए इसको चीज को। देखो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। देखो न्यूक्लियर फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजन है क्या, ये जो है ये स्प्लिटिंग होता है। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्प्लिटिंग होता है हैवी न्यूक्लियस का, जो बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं बड़े बड़े एलिमेंट्स के, वो जो है कि न्यूक्लियस टूटते हैं और लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं विथ रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। और वहां से क्या क्या बाहर निकलता है, तो न्यूट्रॉन बाहर निकलता है और एनर्जी बाहर निकलती है। ये चीज आपको जो है कि देखने को मिला है यूरेनियम में जो है कि ये चीज हो रहा है। यूरेनियम आपका क्या है 235 है इसका एटॉमिक मास, और जो है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और जो है कि ये जो है कि आपका बन जा रहा है क्या यूरेनियम 236, और ये जो है कि लाइटर एलिमेंट्स में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं सर, टूट जाते हैं। तो यहाँ से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि वो अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो टूटेगा ही नहीं। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C6H12O6। बाकी सारे ही आप देखोगे तो बहुत अच्छे जो है कि इलेक्ट्रोलाइट है, बट C6H12O6 जो है कि नहीं है। अब इस चीज को जरा यहाँ से आप समझ लीजिए। देखो ग्लूकोज डज नॉट आयोनाइजेज इन वाटर। ग्लूकोज को अगर आप वाटर के अंदर डालते हो तो आयोनाइज नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इसी को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आयनिक साल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि जो आयनिक साल्ट्स होती हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है कि द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच जो है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका 7 होता है। कितना होता है सर, 7। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अपना 34। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लुईस बेस। इसमें से कौन है जो लुईस बेस है आपको बताना। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या NH3। NH3 जो है कि लुईस बेस है ये। अब कैसे है जरा यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। देखो NH3 हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन डोनेट। लुईस एसिड वो होगा जिसके पास एक एक्स्ट्रा जो है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो है कि एक्सेप्ट करने के लिए, और लुईस बेस वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट कैन डोनेट, जिसको वो डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो कुल मिलाकर लुईस बेस डोनेट करेगा और लुईस एसिड जो है कि एक्सेप्ट करेगा, ये चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास कह रहा है कि द वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस इज। n मोल एक मतलब n मोल गैस के लिए वंडर वाल इक्वेशन क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद भी कर लीजिएगा ये चीज। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक स्पीसीज। इसमें से कौन है जो एम्फोटेरिक स्पीसीज है, ये आपको बताना है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2O। H2O जो है कि एम्फोटेरिक स्पीसीज है। अब एम्फोटेरिक ऐसा क्यों, देखो H2O एक्ट एज एसिड जो कि H प्लस डोनेट कर सकता है, और बेस जो कि एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस। तो एम्फोटेरिक नेचर उस नेचर को कहते हैं जिसके पास ये दोनों गुण हो कि वो एक्सेप्ट भी कर सके जो है कि इलेक्ट्रॉन को, और डोनेट भी कर सके। तो H2O के पास वो क्वालिटी होती है, इसलिए वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास कह रहा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किसी प्रतिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल, टेम्परेचर इस पे भी, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इस पे भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो इस पूरे के पूरे जो है कि सेट में ये जो फर्स्ट सेट हम लोग सॉल्व करना अभी केमिस्ट्री का क्लास 12 के लिए, ये इसमें 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और भी सेट्स जो है कि लेके आने वाले हैं, जिसमें ऐसे ही 50 क्वेश्चन के सेट होंगे जो कि आपके ओवरऑल पूरे चैप्टर्स में से मिला करके ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो एक बढ़िया जो है कि प्रैक्टिस का आपके सेट है ये, इसको आप सॉल्व करिए खुद से ईमानदारी से, और फिर आप जो है कि करेक्ट कितना आपने किया उसको जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 38 हमारे पास कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि Cr का हमको बताना है, क्रोमियम का K2Cr2O7 है। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए फिर बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी क्या +6 होगा इसका। देखो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि क्या करते हैं यहाँ पर, K2Cr2O7 है ना, तो देखिए ये कहाँ रहा, ये K2Cr2O7। तो मान लो कि जो है कि Cr का निकालना है, तो Cr को हम x मान लेते हैं। तो 2 Cr है तो हमको मान लेते हैं क्या 2x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो है कि कितना होता है -2, तो 7 का कितना हो जाएगा, कितना सर -14, ठीक है। और जो है कि यहाँ पर क्या हमारा जो है कि क्रोमियम है, ठीक है ना, पोटेशियम है सॉरी, तो पोटेशियम का होता है +1 और 2 पोटेशियम है तो इसका कितना हो जाएगा +2, और बराबर में क्या कर देंगे 0। अब देखो यहाँ से, अब देखो 2x, ठीक है ना, और प्लस माइनस माइनस, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से 2x बराबर जो है कि 12 उधर चला जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, और इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पॉलीमर है, आपको बताना है। तो पॉलीएथीन, बेकेलाइट, पीवीसी या फिर पॉलीकार्बोनेट क्या कहते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टोन। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही है, क्या कहते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टोन। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो है कि आपको बताया भी है ऐसा क्यों है, देखिए इस चीज़ को देख लेते हैं जरा। पॉली कैप्रोलैक्टोन इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये माइक्रोब्स वगैरह इसको खा जाते हैं मतलब इस पॉलीथीन को, तो इसलिए जो है कि बायोडिग्रेडेबल के इस कैटेगरी में आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए भी नया था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन, इसमें से बताना है कि कौन है जो लुईस एसिड बेस रिएक्शन के कैटेगरी में। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि यही आपके लुईस एसिड बेस के जो है कि उसमें आएगा। देखिए कैसे, देखो BF3 जो है वो एसिड है और ये एक्सेप्ट अ लोन पेयर फ्रॉम NH3 बेस। ये क्या करेगा, देखो BF3 जो है वो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर NH3 से। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो गया क्योंकि ये आपका एसिड हो गया, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और ये बेस हो गया क्योंकि ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर को। तो लुईस एसिड बेस जो है कि रिएक्शन हो गया यहाँ पर। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 41 अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन और क्लोरीन की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में होने पर मुख्य उत्पाद यहाँ पर क्या बनता है, ये हमको बताना है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बनेगा। अब जरा आपको रिएक्शन अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, AlCl3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, AlCl3 यहाँ पर एक्ट करेगा कैटलिस्ट की तरह और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और बेंजीन जो है कि रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा। बेंजीन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है क्लोरोबेंजीन ही बनाएगा, और AlCl3 जो है कि वो कैटलिस्ट की तरह जो कि यहाँ पर यूज होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास। देखो 42 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको बताना है। एक तो होता है आपका जो है कि होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। तो ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, pyridine। ये जो है आपका जो है कि क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। जरा समझ लेते हैं इसको। देखो, pyridine कंटेन्स नाइट्रोजन इन द रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब कि सब में सेम ही कंपाउंड होंगे, सेम ही जो है कि एलिमेंट होंगे, बट हेटेरोसाइक्लिक में अलग होते हैं। तो pyridine में जो है कि नाइट्रोजन होता है और जो है कि रिंग में, तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह कंसीडर होता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें से कौन है जो सेकेंडरी अल्कोहल है बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3CHOHCH3। ये है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखो, प्राइमरी सेकेंडरी तो आपको पता ही होगा। देखो, सेकेंडरी अल्कोहल हैज OH अटैच्ड टू अ कार्बन एटम बाउंडेड टू 2 अदर कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल उसको कहेंगे जिसमें OH ग्रुप अटैच हो उस कार्बन से, जिस कार्बन से 2 जो है कि कार्बन ग्रुप और अटैच हों, ठीक है, तो उसको जो है कि हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड, किसी यौगिक से पानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहते हैं उस प्रोसेस को, राइट। चलिए, तो dehydration is the removal of water from a molecule, often using acid as catalyst in dehydration। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 45 पे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इसमें से कौन है जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, हमें पता। तो यहाँ पर देखो, तो ऑक्सीजन जो है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए, ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को जरा देख लीजिए। देखो, O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है ना। सो ये पैरामैग्नेटिक है। अब ये जो है कि अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो यहाँ पर आपको जो है कि O2 का स्ट्रक्चर पता होगा, जिसमें जो है कि क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये जो है कि एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप समझ में आएगा तो वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है और इस तरीके से पैरामैग्नेटिक है, तो आपको तब यह चीज़ समझ में आएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है बताना है। तो देखो, एल्डिहाइड तो वही होगा जिसके पास क्या होगा सर, CHO ग्रुप होगा। तो CHO ग्रुप एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, सो इस चीज को यहाँ से समझिए। देखो, एल्डिहाइड हैज द CHO फंक्शनल ग्रुप एट द टर्मिनल कार्बन, तो CHO ग्रुप होगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। चलो 47 देख लेते हैं। 47 कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लास 10 में पढ़े होगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन है जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। देखो, LiAl
H4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आपका जो है कि कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यहाँ पर देखो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डोनेट्स हाइड्राइड आयंस टू डोनेट्स हाइड्राइड आयन टू रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन में से कौन ग्लूकोज का पॉलीमर है ये आपको बताया, मतलब ग्लूकोज बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, राइट। जो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है यानी कि सबसे जो बेसिक यूनिट होती है ग्लूकोज बनाने की वो क्या होती है सर, अपना स्टार्च होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 50, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास देखो कह रहा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन इज, राइट। मेन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बताना है किसके लिए, मीथेन के लिए, ये आपका क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2 एंड H2O। ये मीथेन का जो है कि सबसे जो है कि मीथेन के दहन का मुख्य उत्पाद क्या होता है, जब मीथेन जो है कि दहन होगा यानी कि कंबस्शन, मीथेन का जब कंबस्शन होगा तो वहां से क्या मेन प्रोडक्ट बनता है, मतलब क्या बाहर निकलता है, तो CO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ये आपको बता। अब ये देख लो यहाँ पर देखो CH4 जो है कि जब O2 के प्रेजेंस में जो है कि जब जलेगा तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा प्लस H2O बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है। और कंप्लीट कंबस्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर एक तो कंप्लीट कंबस्शन भी होता है। देखो आई होप आपको जो है कि ये 50 क्वेश्चन जो है कि समझ में आया होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा हो। इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं अभी लेके आने वाला हूँ। ये फर्स्ट सेट था, आपने कितने करेक्ट आंसर मार्क किए जो है कि जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग इन क्लास, थैंक यू।